हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने 10th लेसन को, क्लास 11th के 10th लेसन को, जिसका नाम सब्जियों की खेती है, उसको कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में अपने काफ़ी सारी फसलों को यानी कि काफ़ी सारी सब्जियों को एक साथ में पढ़ेंगे। जो सब्जियां कद्दू वर्गीय या कुष्मांड कुल के अंतर्गत आती है या कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आती है, उन सारी सब्जियों को अपने इसी वीडियो में पढ़ेंगे। उनमें अलग यदि देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, अलग होगी। एक तो उनका वानस्पतिक नाम जो होगा वो अलग होगा, दूसरा उनकी जो किस्में होगी वो अलग होगी। तो मैं इनका नाम और किस्में और इनकी जो बीज दर है, ये तीन चीज़ें ही इनमें अलग अलग होती है। बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो सामान्य होती है। तो मैं इनका जो होगा वानस्पतिक नाम और उन्नतशील किस्में और इसके बाद जो इनकी बीज दर होती है, उनको या तो मैं डायरेक्ट आपको डिस्प्ले पर शो कर दूंगा और या मैं आपको इनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आपको टेबल फॉर्मेट में आपको इन जो कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां होगी, इनका वानस्पतिक नाम और इनकी उन्नतशील किस्में और इनकी बीज दर दी होगी, जिसे आप देख सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। क्योंकि इनमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं होती है, तो मैं आपको डायरेक्ट इनके नाम के अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें सिंचाई है, जलवायु है, मृदा है, खेत की तैयारी है, रोग है, कीट है, इन सारी चीज़ों को मैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अपने पहले की फसलों को पढ़ते आ रहे हैं, उसी प्रकार से अपने बताएंगे। हाँ, ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी फसलें आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती। देखिए, सब्जियों की खेती के अंतर्गत अपना कौन कौन से सब्जियां आती है, इसके अंतर्गत अपने पढ़ते हैं कद्दू वर्गीय या कुष्मांड कुल की सब्जियां। कद्दू वर्गीय या कुष्मांड कुल की सब्जियां, तो इनको कुकुरबिटेसी कहते हैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी की सब्जियां। ये देखिए, जो बेल वाली सब्जियां होती है सामान्य रूप से, जैसे खरबूजा, तरबूजा, टिंडी, तोरई, पेठा, घिया, ककड़ी, ये सारी क्या होती है, कुकुरबिटेसी की सब्जी होती है। यानी बेल वाली जो सब्जियां होती है वो सारी कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आती है। चलिए, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको अपने लिखते हैं। वर्ष में इन सब्जियों की उपलब्धता इन सब्जियों की उपलब्धता 9 से 10 माह तक रहती है। यानी कि 9 से 10 माह तक इनकी उपलब्धता अपने को रहती है। इसके बाद में इस कुल की कई सब्जियों में
औषधीय गुण, औषधीय गुण होते हैं। इन सब्जियों में क्या होते हैं? औषधीय गुण होते हैं कई सब्जियों में। जैसे लौकी का जूस होता है वो मोटापे को, और करेले का जूस होता है वो शुगर को कंट्रोल करता है। लौकी का जूस वह करेले का जूस क्रमशः मोटापा व मधुमेह, शुगर, डायबिटीज रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि जिनमें डायबिटीज है उनको करेले का जूस, और जिनमें मोटापे की शिकायत है उनको लौकी का जूस पीना चाहिए। ये औषधीय गुण इसके अंतर्गत होते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं मृदा एवं जलवायु की। मृदा एवं जलवायु, सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक है, सॉइल और क्लाइमेट की अपने बात करते हैं कि किस प्रकार की इनको मृदा चाहिए और किस प्रकार की जलवायु चाहिए। और मृदा में वही बात लिखेंगे यहां से लिख देते हैं, उचित जल निकास, जीवांश पदार्थों युक्त ब्लूई व ब्लूई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए, जिसका पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनके लिए पीएच मान जो होता है वो 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। अब बात करें तो ये फसलें, जलवायु की बात करें, कुकुरबिटेसी कुल की फसलें अधिक ठंड व पाला सहन नहीं कर सकती, इनके लिए अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यानी कि इनमें 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिकतम होना चाहिए और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए न्यूनतम। इससे कम तापमान नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगले पॉइंट की अपने यदि बात करते हैं तो खीरा, लौकी तथा कद्दू के लिए जो तापमान उपयुक्त होता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। खीरा, कद्दू व लौकी के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। यानी कि इसको इतना तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन तीन फसलों को तापमान उपयुक्त रहता है। जबकि अपने खरबूज और तरबूजे के लिए बात करें या तो इसके लिए
खरबूज व तरबूज में 40 डिग्री सेंटीग्रेड व इससे अधिक तापमान शुष्क जलवायु क्या करती है, इनमें मिठास बढ़ाने में सहायक होती है। क्या करेगा, जब तापमान 40 या 40 से ज़्यादा होगा और जलवायु क्या होगी, शुष्क होगी, तो इनमें क्या होगा, मिठास ज़्यादा बढ़ेगा। खरबूजे और तरबूजे में मिठास ज़्यादा होने के कारण तापमान की अपने को अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद यदि अपने बात करते हैं कि बुआई का समय, देखिए बुआई का समय, कब बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय, इनकी बुआई अपने को कब करनी चाहिए, तो बुआई के लिए जब तरबूज और खरबूजे की बात करें, ककड़ी की बात करते हैं, तो फरवरी मार्च में करनी चाहिए। तरबूज, खरबूजा व ककड़ी की बुआई फरवरी मार्च में करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, फरवरी मार्च में करनी चाहिए। इसके बाद में यदि अपने करेला टिंडे की बुआई की बात करें तो 2 बार कर सकते हैं। करेला व टिंडा की बुआई, करेला व टिंडा की बुआई की बात करें तो अपने वर्ष में 2 बार की जा सकती है। एक तो ग्रीष्मकालीन में फरवरी मार्च और वर्षाकालीन में जून जुलाई की बुआई। ग्रीष्म कालीन में फरवरी मार्च व वर्षाकालीन में जून जुलाई में की जाती है। ठीक है, ये होगी कि बुआई की बात अपने तरबूज व खरबूजे की, ककड़ी की बुआई अपने फरवरी मार्च में करते हैं और करेला टिंडा की बुआई अपने वर्ष में 2 बार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बीज दर व दूरी की, ये आपको सारणी में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक, कितना खाद चाहिए और कितना उर्वरक चाहिए, तो अपने FYM या गोबर की खाद की बात करते हैं। FYM तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अपने को चाहिए होता है। इसके बाद में बीज को बोने से पहले 3-4 सप्ताह पहले ये डालना चाहिए। उसके बाद में यदि अपने बात करें कि नाइट्रोजन 50 किलो, फॉस्फोरस 30 किलो और पोटास 30 किलो। नाइट्रोजन 50 बटे 3 भाग करके देंगे। एक भाग सारों का साथ में देंगे, दूसरा भाग 25 से 30 दिन बाद में देंगे और तीसरा भाग उसके 25 से 30 दिन बाद में देंगे। ये किलो प्रति हेक्टेयर में है। ठीक है, ये सारे किलो प्रति हेक्टेयर में ये लेते हैं अपने बीज व खाद की मात्रा को। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अपने सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे।
हाँ जी, इसके बाद में अपने बात करते हैं सिंचाई की। ठीक है, तो सिंचाई यदि अपने को सिंचाई या इरिगेशन, बीजों की जब बुआई करते हैं उस टाइम भूमि में उचित नमी नहीं होने पर अपने उसी टाइम सिंचाई करते हैं। यदि बीज बुआई के समय उचित नमी है तो अपने सिंचाई थोड़ी लेट करते हैं। गर्मियों में सामान्यतः 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर अपने को सिंचाई करनी चाहिए। चलिए लिखते हैं, बीज बुआई के समय मृदा में उचित नमी नहीं होने पर हल्की सिंचाई करते हैं। गर्मियों में 4 से 5 दिन व सर्दियों में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, तो गर्मियों में अपने को 4 से 5 व सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई अपने को करनी चाहिए। खरबूजा व तरबूज में उचित बढ़वार होने के बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जब अपने खरबूजे और तरबूज में उचित बढ़वार हो जाए, फलों का आकार पूर्ण विकसित हो जाए, उसके बाद में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि फिर भी अपने सिंचाई करते हैं तो इनमें क्या होता है कि मिठास कम हो जाता है, पानी भर जाता है। इसके बाद में पौधों का सहारा देना। पौधों को सहारा देना। स्टैकिंग। देखिए, स्टैकिंग क्या होता है कि पौधों को सहारा देना। जब ग्रीष्मकालीन में अपने इन सब्जियों को लगाते हैं तो कोई खास जरूरत नहीं होती है, परंतु जब कद्दू वर्गीय सब्जियों को वर्षाकालीन ऋतु में लगाई जाती है तो एक तो ये कि डायरेक्ट पानी के संपर्क में नहीं आए, इसलिए तोरई वगैरह को सहारा देने की आवश्यकता होती है, जिस पर यह बेल आसानी से चढ़ के प्रोटेक्शन अच्छा दे सके। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, ग्रीष्मकालीन ऋतु में कद्दू वर्गीय सब्जियों को सहारा देने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु वर्षाकालीन ऋतु में फलों को सड़ने से बचाने के लिए पौधों को सहारा देने की आवश्यकता
होती है। यानी कि वर्षाकालीन में अपने को पौधों को सड़ने से फलों को सड़ने से बचाने के लिए अपने को स्टेकिंग या सहारा देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद अपने अगला पढ़ते हैं कि प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। प्रमुख कीट, यदि कीटों की बात करें तो पहला जो कीट है वो लाल भृंग या रेड पंपकिन बीटल है। लाल भृंग, रेड पंपकिन बीटल, ये जो कीट है वो लाल रंग का होता है क्योंकि लाल भृंग है, और यह लाल रंग का होता है। अंकुरित नई पत्तियों को खाकर क्या कर देता है, छलनी कर देता है। यह कीट लाल रंग का होता है, वह नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा, नई पत्तियों को खाएगा और छलनी कर देगा। इसकी रोकथाम के लिए अपने कार्बेलिल 5% का चूर्ण, रोकथाम कार्बेलिल 5% का चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। ठीक है, कार्बेलिल का अपने 5% का चूर्ण जो लेकर 20 हेक्टेयर की छिड़काव करते हैं। इसके बाद में और कार्बेलिल का 50% घुलनशील चूर्ण होता है, वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। कार्बेलिल का 50% का चूर्ण 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, की दर से अपने क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। सेम कार्बेलिल का ये छिड़काव करते हैं। या इसके अलावा अपने क्या कर सकते हैं, एसीपेट 75 SP आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। एसीपेट 75 SP 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, एसीपेट का आपने 0.5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। इसके बाद में अपने बात करते हैं दूसरा फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई की। दूसरा कीट फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। देखिए, जो फ्रूट फ्लाई होती है वह करेला, तुरई, टिंडा, ककड़ी व खरबूजे आदि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह करेला, टिंडा, ककड़ी, तुरई आदि को अधिक नुकसान पहुंचाती है। आदि को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से फल काने हो जाते हैं। इसके प्रकोप से क्या होगा, फल काने हो जाएंगे। और इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियन 50 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से अपने घोल बनाकर छिड़काव करेंगे और 10 से 15 दिन बाद ये क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए अपने इसका दोबारा से मेलाथियन और डाइमिथोएट का छिड़काव अपने करेंगे।
चलिए लिख लेते हैं अभी इसको। रोकथाम मेलाथियान 50 ईसी या डाई मिथोएट 23 ईसी का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, इसका घोल बनाकर क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन बाद दोहराना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है? 10 से 15 दिन के बाद अपने को इसको रिपीट करना चाहिए, दोहराना चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में अपने एक अन्य कीट है उनको भी पढ़ेंगे। इसके बाद में रोगों को पढ़ेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया। देखिए ब्रूथी, हाँ जी, अपने अगला कीट है बरूथी। तीसरा बैरूथी। ठीक है, तो ये जो ब्रूथी या माइट्स, ठीक है, ये जो होती है वो पत्तियों की निचली सतह पर रहती है और रस चूसती है। यह पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसती है। यह पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसेगी और पौधे को क्या कर देगी? कमजोर बना देगी। इसके प्रकोप से सबसे पहले पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे बनते हैं। ठीक है, क्या होंगे? सफ़ेद कलर के धब्बे बनेंगे। रोकथाम के लिए अपने क्या करते हैं? इथियन 50 ईसी रोकथाम इथियान 50 ईसी की 0.6 ml 0.6 ml जो मात्रा प्रति लीटर पानी की घोल बनाकर जोन के द्वितीयकता में छिड़काव करते हैं। 6 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? 6 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाएंगे और छिड़काव कर दिया जाएगा। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं की रोग, प्रमुख रोग। ठीक है, तो सबसे पहला रोग है वो है चूर्णी आशिता यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू। चूर्णील आशिता
चूर्णिल आशिता या पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, ये जो रोग होता है इसमें पाउडर जैसी अपने को ग्रोथ दिखाई देती है। अपने को इससे 2 से 3 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ये लौकी का प्रमुख रोग है। यह जाड़े वाली या लौकी का प्रमुख रोग है, जाड़े वाली सब्जी। ठीक है, जाड़ा बना के जो सब्जी लगती है या लौकी का ये जो रोग है वो प्रमुख रोग है। और प्रथम लक्षण क्या होते हैं? पत्तियों और तने पर सफ़ेद रंग का या धुंधले धूसर रंग का धब्बे दिखाई देते हैं। इसके प्रकोप से पत्तियों पर सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। क्या होंगे? सफ़ेद कलर के पत्तियों पर धब्बे दिखाई देंगे और कुछ दिनों बाद क्या होंगे? धब्बे चूर्ण युक्त हो जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात धब्बे चूर्ण युक्त हो जाते हैं। क्या होंगे? धब्बे क्या हो जाएंगे? चूर्ण युक्त, चूर्ण जैसे बन जाएंगे। इसके बाद इसके कारण फलों का आकार होता है छोटा रह जाता है। इसके प्रकोप से फलों का आकार छोटा रह जाता है। फलों का आकार क्या हो जाएगा? छोटा रह जाएगा। रोकथाम के लिए अपने क्या करते हैं? फफूंदनाशक दवा कैलिक्सिन का 0.05 फफूंदनाशक दवा कैलिक्सिन का 0.05% का घोल बनाकर क्या करेंगे? अपने छिड़काव करेंगे, यानी कि 1/2 ml दवा का 1 लीटर ml दवा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव दोहराते हैं 10 से 15 दिन बाद। यानी कि यदि अपने को आवश्यकता पड़े तो इसको दोहराना भी चाहिए 10 से 15 दिन बाद। दूसरा रोग पढ़ते हैं मलानी रोग या जड़ विगलन रोग। मलानी रोग या जड़ विगलन रोग। ठीक है, या इसको बोलते हैं विल्ट या रूट रोट। विल्ट या रूट रोट। ठीक है, ये जो रोग होता है वो मुख्य रूप से इसमें क्या होती है? जड़ें गल जाती है। खरबूजा, खीरा, तोरई में ये रोग होता है। इस रोग से पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। यह मुख्यतः खीरा, तोरई, खरबूजा में होता है। इसके प्रकोप से पौधा मुरझा जाता है। इसके प्रकोप से क्या हो जाएगा? पौधा मुरझा जाएगा और ये जड़ भी गलने स्टार्ट हो जाती है। पौधे की जड़ सड़ जाती है जिससे
पौधा सूख जाता है। ठीक है, क्या होगा कि पौधा उसके कारण सूख जाएगा। इसके बाद यदि इसके नियंत्रण की बात करते हैं तो रोगग्रस्त पौधे को बाहर निकाल देना चाहिए और रोकथाम। रोगग्रस्त पौधों को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। यानी कि रोगग्रस्त जो पौधे होंगे इनको खेत से बाहर निकाल देंगे। बीजों को बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड से उपचारित करते हैं। यानी कि अपने को 22 से उपचारित करना चाहिए। जो फफूंदनाशक है उससे उपचारित करके ही बोना चाहिए। और ट्राइकोडर्मा होता है वो 3 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अपने को खेत में डालना चाहिए। ट्राइकोडर्मा 3 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना चाहिए। ठीक है, 3 से 5 केजी 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपने को खेत में डालना चाहिए। उसके बाद में आता है रुक्ष रोग या एंथ्रेक्नोज। तीसरा एंथ्रेक्नोज रोग। ठीक है, ये जो एंथ्रेक्नोज या रुक्ष रोग होता है, पत्तियां इसे भूरी व हल्के धब्बे पाए जाते हैं। पत्तियां भूरी या हल्के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी ये खासियत है कि पत्तियां या तो भूरे रंग की हो जाएगी या धब्बे पाए जाएंगे। पत्तियां सिकुड़ कर सूख जाती है और तने व फलों पर भी पाए जाते हैं। पत्तियां सिकुड़ कर सूख जाती है, धब्बे तने पर भी, तने व फलों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पत्तियां सिकुड़ कर सूख जाएगी और जो धब्बे पाए जाते हैं भूरे रंग के वो इसमें भी तने व पत्तियों पर भी पाए जाते हैं। इससे बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए 22 से। सेम ये रोकथाम। बीजों को 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड से उपचारित कर बोना चाहिए। ठीक है, यानी कि उपचारित करके बोना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अंतिम रोग पढ़ते हैं खीरा मोजेक वायरस, कुकुम्बर मोजेक वायरस। देखिए, खीरा मोजेक वायरस है तो ये सबसे ज़्यादा किस में होगा? खीरे में होता है। खीरा मोजेक वायरस या कुकुम्बर मोजेक वायरस होता है वो खीरे में होता है। पत्तियां में चितकबरापन होकर सिकुड़ जाती है और पीले रंग की हो जाती है, वृद्धि भी रुक जाती है। पत्तियां चितकबरेपन व पीले रंग की हो जाती है। ये तो लिखने की बातें हैं कि पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और क्या होता है, पुष्प होते हैं वो गुच्छों में बदल जाते हैं। पुष्प गुच्छों में बदल जाते हैं। पुष्प गुच्छों में बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि अपने बात करें इसकी रोकथाम के लिए तो जो भी अपने पास में रोगग्रस्त पौधे होते हैं उनको उखाड़कर जला देना चाहिए और रोग व कीटों के लिए मेलाथियन का उपयोग करना चाहिए। रोकथाम।
रोगग्रस्त पौधों को जला देना चाहिए, पहला ये। और दूसरे की यदि अपने बात करें कि रोगवाहक कीटों के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 0.1% घोल का छिड़काव करते हैं। ठीक है, इन कीटों का नियंत्रण कर लेंगे तो ये रोग अपने आप नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि इसका वाहक नहीं होगा। ठीक है, और इसकी आपको जो मैंने छोड़े हैं, क्या क्या छोड़े हैं, वानस्पतिक नाम, उसके बाद में उन्नत किस्में, इसके बाद में बीज दर और पौधरोपण दूरी। ये सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप विजिट करोगे डायरेक्ट ये चीज़ ओपन होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले 11th लेसन में अलंकृत बागवानी यानी कि सजावटी पौधों के बारे में अध्ययन करते हुए सजाएंगे घरों को, अपने आसपास के एरियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।